कभी सोचा है कि जब कोई न्यूज़पेपर या टीवी नहीं था तो हम हजारों साल पहले के लोगों के बारे में कैसे जानते हैं? तो चलिए एक डिटेक्टिव की तरह इन सुरागों को जोड़ते हैं और पास्ट के सीक्रेट्स को सुलझाते हैं। यूपीएससी और एसएससी के लिए ये चैप्टर आपकी फाउंडेशन है। यहीं से हिस्टोरिकल सेंस डेवलप होना शुरू होता है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, मैपिंग से लेकर एडवांस्ड इनसाइट्स तक सब कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, वेयर? हमारे अर्लीस्ट एंसेस्टर्स आके रहते कहाँ थे? चलिए मैप पर देखते हैं। जवाब है नर्मदा नदी। यहाँ भारत के सबसे पहले लोग रहते थे जो स्किल्ड हंटर गैदरर्स थे। अब चलिए नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ सुलेमान और किरथार हिल्स में करीब 8000 साल पहले खेती शुरू हुई। एग्रीकल्चर और भी जगह फैला, जैसे नॉर्थ ईस्ट की गारो हिल्स और विंध्य के नॉर्थ में पहली बार चावल उगाया गया। ओके, जगह तो देख ली, अब बात करते हैं नाम की। इंडिया और भारत, ये नाम कहाँ से आए? देखिए, इंडिया आया इंडस नदी से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं, और भारत नाम ऋग्वेद में मिलता है। बट वेट, ये सब बातें हिस्टोरियंस को पता कैसे चली? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आखिर हाउ? हिस्टोरियंस के पास 3 मेन सोर्सेज होते हैं: मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं हाथ से लिखी किताबें जो अक्सर खराब हो जाती हैं, पर इंस्क्रिप्शंस पत्थर पर लिखे जाते हैं जो सालों साल टिकते हैं। व्हाट, वेयर, हाउ तो हो गया। अब बात करते हैं व्हेन की। हिस्ट्री में डेट्स कैसे समझी जाती हैं? देखिए, क्राइस्ट के जन्म को 0 ईयर माना जाता है। उससे पहले का टाइम बीसी और बाद का एडी कहलाता है। आजकल बीसी की जगह बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा और एडी की जगह सीई यानी कॉमन एरा यूज होता है। अब एक एडवांस्ड इंसाइट जो मेंस में काम आएगी। क्या पास्ट एक था या कई? इसे कहते हैं मेनी पास्ट्स। सोचिए, एक राजा की लाइफ और एक फार्मर की लाइफ क्या एक जैसी थी? नहीं, इसी को समझना एनालिटिकल डेप्थ है। एक कॉमन मिस्टेक, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस में कंफ्यूजन। बस याद रखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट मुलायम, इंस्क्रिप्शन इमोबिलाइज्ड। एग्जाम में इस तरह के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस जरूर आते हैं, इन्हें ध्यान से देख लीजिए। चलिए एक सुपर फास्ट रिविजन। नर्मदा मतलब हंटर गैदरर्स, सुलेमान मतलब व्हीट एंड बार्ली, और विंध्या मतलब राइस। सिंपल। कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर लें। 3 सोर्सेज, 2 नाम और डेट्स का सिस्टम, ये चैप्टर के कोर पॉइंट्स हैं। चलिए अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। स्क्रीन को पॉज करें और जवाब सोचें। करेक्ट आंसर है बी, नर्मदा। तो लीजिए, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की फाउंडेशन अब मजबूत हो चुकी है। वेल डन। नेक्स्ट एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि हंटिंग गैदरिंग से फार्मिंग तक का सफर कैसा था। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं। एक स्टोन एज हंटर और आपकी डिनर प्लेट में क्या कनेक्शन है? जवाब है एक रेवोल्यूशन जिसने सब बदल दिया। आज हम नोमैडिक लाइफ से फार्मिंग तक का सफर देखेंगे और एंड में करेंगे एग्जाम फोकस रिवीजन। अपनी हिस्ट्री का 99% हिस्सा हम हंटर गैदरर्स थे। ये दुनिया जिसे हम जानते हैं काफी नई है। ये नोमैडिक लोग थे, मतलब हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, खाने की तलाश में। लेकिन ये घूमना रैंडम नहीं था। इसके पीछे ये 4 इंपॉर्टेंट रीजंस थे। चलिए देखते हैं। इंसानी टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हुई और बने माइक्रोलिथ्स। ये छोटे शार्प पत्थर के टूल्स थे। कुरनूल केव से राख के निशान मिलते हैं। ये आग के इस्तेमाल का सबूत है, एक रियल गेम चेंजर। फिर लगभग 12,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज हुआ और इसने एक क्रांति के लिए स्टेज सेट कर दिया। इसी से शुरू हुआ डोमेस्टिकेशन, यानी इंसानों ने पौधों और जानवरों को पालना शुरू किया। चीजों को ऑब्जर्व करके लोगों ने बीज से पौधे उगाना सीखा और इस तरह वो बन गए दुनिया के पहले किसान। बिल्कुल वैसे ही हर्डिंग शुरू हुई। सबसे पहले कुत्ते के वाइल्ड एंसेस्टर को पालतू बनाया गया। खेती बाड़ी ने इंसान को एक जगह रोक दिया। फसल की देखभाल के लिए अब सेटल होना जरूरी था। इस सेटल्ड लाइफ से कई नए इनोवेशंस हुए, जैसे पॉलिश टूल्स और मिट्टी के बर्तन यानी पॉटरी। ह्यूमन लाइफ में इस बड़े बदलाव को ही वी गॉर्डन चिल्ड ने नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेहरगढ़। ये दुनिया के सबसे पुराने गांव में से एक है। यहाँ से पक्के घर, गेहूं जौ की खेती और पशुपालन के साफ सबूत मिलते हैं। यहाँ बरेल साइट्स भी मिले हैं। यहाँ मृतक के साथ बकरियों को दफनाया गया था, शायद आफ्टर लाइफ के लिए। एक कॉमन मिस्टेक, ये रेवोल्यूशन अचानक नहीं हुआ। ये हजारों साल तक चला एक स्लो प्रोसेस था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइट्स और इनकी फाइंडिंग्स को जरूर याद रखें। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। क्लाइमेट चेंज से हंटर गैदरर्स फार्मर्स बने, जिससे सेटल्ड लाइफ शुरू हुई। पहला सवाल, माइक्रोलिथ्स जो टूल्स थे वो स्टोन एज के किस पीरियड की खासियत हैं? सवाल नंबर 2, बोलन पास के पास इनमें से कौन सा सबसे पुराना गांव स्थित है? और आखिरी सवाल,
इंसानों द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर किसका वाइल्ड एंसेस्टर था? अब जब फूड सरप्लस में था तो सोसाइटी का अगला बड़ा बदलाव क्या हो सकता था? सोचिएगा जरूर। नमस्ते एस्पिरेंट्स, चलिए टाइम ट्रैवल करते हैं इंडिया की फर्स्ट अर्बन सोसाइटी यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 4,500 साल पहले इंडिया में ऐसी परफेक्ट प्लान सिटीज थीं? इस एक्सप्लेनर में हम सब कवर करेंगे, डिस्कवरी से लेकर इसके मिस्टीरियस एंड तक, और हाँ, एग्जाम स्पेसिफिक फैक्ट्स भी। ये सब शुरू हुआ 1850s में। फिर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा साइट को फॉर्मली डिस्कवर किया। हड़प्पन शहरों का प्लान सिंपल था। ऊपर एक छोटा सिटाडेल रूलर्स के लिए और नीचे बड़ा लोअर टाउन आम लोगों के लिए। सिटाडेल में थी मोहनजोदारो की फेमस ग्रेट पाथ, शायद किसी रिचुअल के लिए, और सरप्लस ग्रेन के लिए बड़े बड़े ग्रैनरीज भी। उनकी टाउन प्लानिंग कमाल की थी। स्ट्रीट्स एकदम सीधी 90 डिग्री पर, और घरों के ड्रेन्स मेन ड्रेन से कनेक्टेड थे। सोचिए, वहां की लाइफ। रूलर्स थे जो बिल्डिंग्स प्लान करते थे, स्क्राइब्स थे जो सील्स बनाते थे, और क्राफ्ट्स पर्सन्स। स्टोन, शेल और मेटल क्राफ्ट्स में तो ये लोग माहिर थे। कॉपर और ब्रॉन्ज से टूल्स बनाते थे, और इनकी रेड पॉटरी तो आइकॉनिक है। रॉ मटेरियल्स के लिए इनका ट्रेड नेटवर्क देखिए। कॉपर राजस्थान से, गोल्ड कर्नाटका से, और टिन तो अफगानिस्तान से आता था। शहर का खाना गांव से आता था। और याद रखिए, ये दुनिया में कॉटन उगाने वाले पहले लोग थे। गुजरात में धोलावेरा और लोथल दो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स थी। धोलावेरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था और लोथल में था एक ह्यूज डॉकयार्ड। इनकी सील्स, जिन पे एनिमल्स बने होते थे, बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये बेसिकली एक क्वालिटी स्टैम्प था जो पैकेट्स को सील करता था। लेकिन अचानक 3,900 साल पहले सब खत्म होने लगा। क्यों? क्या नदियां सूख गईं या फ्लड्स आ गए? एक मिस्ट्री है। ओके, एग्जाम टिप, इसमें कंफ्यूज मत होना। हड़प्पा है रावी रिवर पर और मोहनजोदारो है इंडस रिवर पर। नोट कर लीजिए। चलिए, कुछ मस्ट रिमेंबर फैक्ट्स। स्क्रिप्ट अब तक पढ़ी नहीं जा सकी। सील्स स्टीयर टाइट की थीं, और ये आयरन का यूज नहीं जानते थे। लेट्स ट्राई अ PYQ। फेमस ग्रेट बाथ कहाँ मिली थी? याद है? बिल्कुल सही, मोहनजोदारो। तो क्विक रिवीजन। इंडिया की फर्स्ट अर्बनाइजेशन, प्लान्ड सिटीज, एडवांस ड्रेनेज और एक मिस्टीरियस एंड। सिंपल। चलिए अब प्रैक्टिस करें। हड़प्पन डॉकयार्ड कहाँ था? द करेक्ट आंसर इज सी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडस वैली के लोग दुनिया में सबसे पहले क्या उगाने के लिए फेमस थे? द आंसर इज सी, कॉटन। और आखिरी सवाल आपके लिए। अगर हड़प्पन स्क्रिप्ट डिसाइफर हो गई तो इस महान सिविलाइजेशन के कौन से राज खुलेंगे? सोचिए एस्पिरेंट्स, आज चलते हैं उस दौर में जब इतिहास लिखा नहीं बल्कि जिया जाता था। तो सवाल ये है, जब कोई हिस्ट्री बुक्स ही नहीं थी तो हम उस पास्ट के बारे में जानते कैसे हैं? इसका राज छिपा है 2 चीजों में। एक, उनके शब्द यानी वेदास, और दूसरे उनकी खामोश कहानियां यानी मेगालिथ्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्लू से। वेदास ये दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से हैं। इन सब में सबसे पुराना है ऋग्वेदा, करीब 3,500 साल पहले कंपोज किया गया। इसमें हिम्स हैं जिन्हें सूक्तास कहते हैं। ये हिम्स आमतौर पर 3 देवताओं को समर्पित थे। अग्नि यानी आग के देवता, इंद्र एक योद्धा देवता, और सोमा। ऋग्वेद में लोगों को जना या विश कहा गया है। उनके लीडर राजा होते थे और हिम्स कंपोज करने वाले आर्याज कहलाते थे। तो ये तो हुई उनकी सोच की बात, पर उनकी लाइफ कैसी थी? इसके लिए हम देखेंगे अपना दूसरा क्लू, मेगालिथ्स। मेगालिथ्स यानी बड़े बड़े पत्थर असल में बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए यूज होते थे। ये प्रैक्टिस 3,000 साल पहले शुरू हुई थी। इन बरियल्स के अंदर से मिले स्केलेटन्स, खास ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, और सबसे इंपॉर्टेंट लोहे के टूल्स। इन चीजों से सोशल डिफरेंसेस का पता चलता है। किसी ग्रेव में ढेर सारा सोना तो किसी में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन। चलिए एक केस स्टडी देखते हैं। इनाम गांव की साइट इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ एक खास बात थी, लोगों को घर के अंदर ही दफनाया जाता था, सर नॉर्थ की तरफ करके। साथ में खाना पानी भी रखते थे। स्केलेटन्स की स्टडी से भी काफी कुछ पता चलता है, जैसे कि जेंडर। वुमन का पेल्विक एरिया चाइल्ड बेयरिंग की वजह से थोड़ा ब्रॉड होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेट्स, मेगालिथ्स और आयरन का कनेक्शन और सोशल हायरार्की के एविडेंस, ये सब जरूर याद रखिएगा। तो चलिए क्विक रिवाइज करते हैं। बुक्स से हमें बिलीव्स का पता चला और बरियल से उनके रिचुअल्स और सोशल स्टेटस का। तो अब एक सवाल आपके लिए। आयरन टूल्स और ब्लैक एंड रेड वेयर कहाँ की खास पहचान है? सोचिए। बिल्कुल सही, इसका जवाब है बी, मेगालिथिक बरियल्स। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज समझते हैं कि कैसे लगभग 2,500 साल पहले भारत में पहले बड़े राज्यों यानी महाजनपदास का उदय हुआ।
तो सोचिए, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के 2500 साल पहले ये विशाल राज्य आखिर चलते कैसे थे? हम बात कर रहे हैं 600 BCE के उस दौर की, जिसे सेकंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ज़रूरी है। इसकी शुरुआत होती है जना से। ये ऋग्वैदिक पीरियड के ट्राइब्स थे जिनका एक लीडर होता था, राजन। लेकिन ध्यान दीजिए, ये राजन आज के राजा जैसा नहीं था। उसकी पावर विरासत में नहीं, उसके काम में थी। अपनी पावर प्रूफ करने का एक तरीका था अश्वमेधा यज्ञ। इससे राजा की सोवरेनिटी इस्टेब्लिश होती थी। इधर दैरान समाज 4 वर्णाज में बटा हुआ था, जो ऑक्यूपेशन पर बेस्ड था। धीरे धीरे जब ये जाना सेटल होने लगे तो उनकी टेरिटरी कहलाई जनपदा। सिंपल, आप प्रोग्रेशन देख सकते हैं, जना से जनपदा और फिर आगे महाजनपदा। 600 BC टन, इनमें से 16 जनपदास इतने पावरफुल हो गए कि उन्हें महाजनपदास कहा गया। इनके पास किले थे, बड़ी सेना थी, रेगुलर टैक्स सिस्टम था, एक प्रॉपर स्टेट की सारी निशानियां। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी बड़ी सेना और किले के लिए पैसा कहाँ से आता था? जवाब है टैक्सेस से। सबसे इंपॉर्टेंट था भागा, जो फसल का 1/6 हिस्सा होता था। इसके अलावा कारीगरों, व्यापारियों और पशुपालकों से भी अलग अलग तरह के टैक्स लिए जाते थे। इकोनॉमी को बूस्ट मिला खेती में 2 बड़े बदलावों से, लोहे का हल और धान की रोपाई। इससे इतना एग्रीकल्चरल सरप्लस हुआ कि महाजनपदास का इंजन ही चल पड़ा। इन सब महाजनपदास में मगधा सबसे पावरफुल निकला। इसकी वजह थी इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और रिसोर्सेज। लेकिन हर स्टेट में एक राजा नहीं था। वज्जी एक गणा या संघा था, यानी एक रिपब्लिक। तो एक तरफ मगधा की मोनार्की और दूसरी तरफ वज्जी का रिपब्लिक, जहां कई राजा मिलकर डिसीजन लेते थे। ये टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मगध की ताकत थी सेंट्रलाइज पावर और वज्जी की कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। चलिए फटाफट इन की टर्म्स को रिवाइज कर लेते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वक्त है प्रैक्टिस का। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब कमेंट्स में बताएं। ये रहा अगला सवाल, जो वज्जी के यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम पर फोकस करता है। और ये आखिरी सवाल, ये टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल ग्रोथ के बीच का लिंक पूछ रहा है। तो सोचिए, इन प्राचीन राजनीतिक व्यवस्थाओं से हम आज की गवर्नेंस के बारे में क्या सीख सकते हैं? हेलो एस्पिरेंट्स, हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं, आइडियाज की कहानी है। चलिए आज उस दौर की आइडियाज को डीकोड करते हैं। लाइफ में दुख क्यों है? ये सवाल 2500 साल पहले भी लोग पूछ रहे थे। आइए उनके जवाब ढूंढते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बैकग्राउंड से शुरू करके बुद्धा, जैनिज्म और फिर एग्जाम फोकस रिवीजन तक जाएंगे। 6th सेंचुरी BCE रिचुअल्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए थे और वर्ना सिस्टम रिजिड। लोग अब नए सिंपल आंसर्स ढूंढ रहे थे। इन्हीं नए थिंकर्स में से एक थे सिद्धार्थ गौतमा। जी हाँ, जिनको हम आज बुद्धा के नाम से जानते हैं। सिद्धार्था साक्य गना के एक क्षत्रिय प्रिंस थे। उनकी लाइफ पैलेस में दुनिया के दुखों से बिल्कुल अलग थलग थी। पर जब वो पहली बार पैलेस से बाहर निकले, उन्होंने लाइफ की असलियत देखी और बस सब कुछ बदल गया। उन्हें एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान और एक डेड बॉडी दिखी। इससे वो परेशान हो गए जब तक उन्होंने एक शांत सन्यासी को नहीं देखा। उस सन्यासी से उन्हें इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने सच्चे ज्ञान की खोज में अपना घर छोड़ दिया। बोध गया में उन्हें एनलाइटमेंट मिला और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कहा कि लाइफ में सफरिंग है। बुद्धा के हिसाब से सारी सफरिंग का रीजन है तन्हा, मतलब हमारी क्रेविंग्स और डिजायर्स जो कभी खत्म नहीं होती। इस ताने को ओवरकम करने के लिए उन्होंने मिडिल पाथ यानी अष्टांगी का मार्ग दिया, ना एक्सट्रीम लग्जरी ना एक्सट्रीम पेन। उसी टाइम कुछ और थिंकर्स उपनिषद लिख रहे थे। उनका फोकस रिचुअल्स पर नहीं बल्कि नॉलेज पर था। उनका मेरा सवाल था, आत्मन और ब्रह्मन में क्या कनेक्शन है? वो कहते थे दोनों फंडामेंटली एक हैं। अब बात करते हैं जैनिज्म की। इसके सबसे फेमस थिंकर थे 24th तीर्थंकारा वर्धमाना महावीरा। जैनिज्म का कोर प्रिंसिपल है अहिंसा, मतलब किसी भी लिविंग बीइंग को हर्ट नहीं करना, और ये रूल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता था। बुद्धा और महावीरा दोनों ने संघा बनाया। ये उन लोगों के लिए एक एसोसिएशन था जिन्होंने ज्ञान के लिए घर छोड़ा था। ये मंक्स साल भर ट्रैवल करते थे, बस मॉनसून में उन्हें परमानेंट शेल्टर चाहिए होता था, जिससे विहारास बनने लगे। ये विहारास आमतौर पर किंग्स और रिच मर्चेंट्स के डोनेशन से बनते थे और धीरे धीरे ये लर्निंग सेंटर्स बन गए। एग्जाम के लिए इन दोनों का डिफरेंस समझना जरूरी है। बुद्धिज्म का है मिडिल पाथ और जैनिज्म का एक्सट्रीम एसेटिसिज्म। इसे नोट कर लीजिए। इन कॉमन मिस्टेक से बचें। महावीरा फाउंडर नहीं 24th तीर्थंकरा थे और बुद्धा एक एनलाइटन टीचर थे, गॉड नहीं। तो एक क्विक रिवीजन: बुद्धा 8-fold पाथ, महावीरा स्ट्रिक्ट अहिंसा, उपनिषद्स आत्मान और ब्रह्मन, संघा मोनास्टिक ऑर्डर, विहाराज
मोनेस्ट्रीज, सिंपल। चलिए, पहला एमसीक्यू। बुद्धा को एनलाइटनमेंट कहाँ मिला था? सोचा? सही जवाब है सी, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिस्ट संघा के रूल्स किस बुक में लिखे हैं? याद आया? हाँ, भी विनया पिटका। और लास्ट क्वेश्चन, अहिंसा पर सबसे ज्यादा जोर किसने दिया? ये तो आसान है। एग्जैक्टली, सी वर्धमाना महावीरा। वेल डन। सोच के देखिए, एक सम्राट जिसने सब कुछ जीता, लेकिन हिस्ट्री उसे उसकी जीत के लिए नहीं, उसके पश्चाताप के लिए याद रखती है। चंडाशोका यानी अशोका द फियर्स, वहां से देवानम प्यापियादसी यानी बिलवेड ऑफ द गॉड्स तक का सफर। आखिर ऐसा क्या हुआ एक युद्ध में? तो आज का हमारा रोड मैप ये रहा। हम अशोका के बारे में सब कुछ कवर करेंगे, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरू करें? तो देखिए, अशोका से पहले ही मौर्यन एम्पायर एक पावर हाउस था। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी थी। पहले आए चंद्रगुप्त, फिर उनके बेटे बिंदुसारा। इन दोनों ने मिलकर अशोका के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर दिया था। लेकिन अशोका की एम्बिशन अलग थी। उसकी नज़र थी कलिंगा पर, एक आज़ाद और रिच टेरिटरी जिसे जीतना जरूरी था। और फिर अपने शासन के 8वें साल में अशोका ने कलिंगा पर हमला किया। यही युद्ध सब कुछ बदलने वाला था। इस युद्ध का रिजल्ट 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत और 1.5 लाख से ज्यादा लोग बंदी बनाए गए। सोच के देखिए। ये तबाही देखकर अशोका अंदर से टूट गया। ये पछतावा उन्होंने खुद अपने रॉक एडिक्ट 13 में लिखवाया। तो युद्ध छोड़ने के बाद अशोका ने एक नई पॉलिसी अपनाई। इसे कहते हैं धम्मा। अब धम्मा क्या था? ये कोई नया रिलीजन नहीं था। ये एक मॉरल कोड था, एक एथिकल गाइड, जीने का सही तरीका। इसके कोर प्रिंसिपल्स आसान थे। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, बड़ों की रिस्पेक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस टॉलरेंस। और हाँ, एक कॉमन मिस्टेक, धम्मा बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड था, पर बुद्धिज्म नहीं था। ये एक स्टेट पॉलिसी थी। तो अपने इस मैसेज को पूरे एम्पायर में कैसे फैलाया? पत्थरों पर लिखवाकर, आम लोगों की भाषा प्राकृत में। इसके लिए स्पेशल ऑफिसर्स रखे जिनका नाम था धम्मा महामात्तास। उन्होंने पिलर्स बनवाए और मैसेंजर्स को दूसरे देशों में भी भेजा। ये टेबल आपके एग्जाम के लिए गोल्ड माइन है, स्पेशली मेजर रॉक एडिक्ट 13 जिसमें कलिंगा वॉर का जिक्र है। इसको नोट कर लीजिए। अशोका की लेगेसी आज भी जिंदा है। हमारे फ्लैग का अशोक चक्र और हमारा नेशनल एम्बलम दोनों उन्हीं की देन है। एक मिथ है कि अशोका की नॉन वायलेंस ने एम्पायर को वीक कर दिया। सच ये है कि एम्पायर उनके बाद 50 साल तक चला। डिक्लाइन के रीजंस आगे आए। चलिए एकदम क्विक रिवीजन करते हैं। ये हैं वो की पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। ओके, टाइम फॉर अ क्विक क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन, धम्मा सिखाने वाले ऑफिशियल्स का नाम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एडिक्ट में कलिंगा वॉर का पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है? सोच के बताइए। और आखिरी सवाल, अशोका का धम्मा इनमें से क्या था? इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? अशोका की कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत जमीन की नहीं, दिलों की होती है। ट्रू पावर कैरेक्टर में है। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए। अगर इतिहास के लीडर्स युद्ध की जगह धम्मा का रास्ता चुनते तो दुनिया कैसी होती? टू एस्पिरेंट्स, चलिए टाइम ट्रैवल करते हैं उस दौर में जब एक मेडल ने इंडिया की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। सवाल सीधा है, कैसे सिंपल गांव बन गए इंडिया के पहले ग्रेट सिटीज? आइए इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। यह है आज का हमारा प्लान। हर टॉपिक को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बेसिक से एडवांस तक कवर करेंगे। इस सब की शुरुआत हुई एक सिंपल मेटल से, आयरन। आज से लगभग 3000 साल पहले इसने सब कुछ बदल दिया। आयरन टूल से जंगल साफ हुए, जमीन जोती गई, और जब इरिगेशन भी आ गया तो प्रोडक्शन बूम कर गया। खेती में इस बूम ने सोसाइटी को भी बदला। ध्यान से देखिए नॉर्थ और साउथ इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर्स को। नॉर्थ इंडिया का बिग बॉस था ग्रामा भोजका, और हाँ, ये पोस्ट हेरिडिटरी थी। सोच के देखिए, ये टैक्स भी कलेक्ट करता था, जज भी था और पुलिस भी। एक आदमी 3 रोल। पर हमें ये सब पता कैसे चला? इसके 3 मेन सोर्सेज हैं, कहानियां, मूर्तियां और जमीन की खुदाई। खुदाई में मिले ये रिंग वेल्स कमाल के हैं। सोचो उस टाइम के टॉयलेट्स या ड्रेन्स, कितनी एडवांस्ड प्लानिंग थी। शहरों की बात हो और मथुरा का नाम ना आए, इम्पॉसिबल। लोकेशन ही इतनी प्राइम थी, एकदम ट्रेड रूट के सेंटर में। मथुरा उस दौर के 2 मेजर ट्रेड रूट्स के जंक्शन पर था, एकदम उस टाइम का ट्रांसपोर्ट हब। शहर का मतलब सिर्फ ट्रेड नहीं, बल्कि स्पेशल क्राफ्ट्स भी। ये NBPW पॉटरी को देखिए, उस टाइम का लग्जरी गुड था ये। कारीगरों और मर्चेंट्स ने मिलकर बनाई श्रेणीज। ये ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल और बैंकिंग सब हैंडल करते थे। ट्रेड बाधा तो बार्टर सिस्टम फेल हो गया। सोल्यूशन ये रहे पंच मार्क्ड कॉइन्स, इंडिया के सबसे पहले सिक्के। ये ट्रेड सिर्फ लोकल नहीं था, इंटरनेशनल था।
इसका सबसे बड़ा प्रूफ साउथ इंडिया का अरिकामेदु पोर्ट। यहाँ इटली से आई हुई पॉटरी मिली है। ये रोम के साथ ट्रेड का सॉलिड आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है। तो हैस्टेरियो एस्पिरेंस इस पूरे दौर को कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन। याद रखिए, ये हड़प्पन अर्बनाइजेशन से काफी अलग थी। ओके, प्रीलिम्स फोकस। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर एक टर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं कॉमन मिस्टेक्स पर। एक टॉप रैंकर इन गलतियों से हमेशा बचता है। ध्यान से देखिए। चलिए नॉलेज टेस्ट करते हैं। पहला MCQ, तमिल रीजन में ऑर्डिनरी प्लाउमैन को क्या कहते थे? सही जवाब है डी, उजवार। क्वेश्चन नंबर 2, आरिकामेदु में इंडो रोमन ट्रेड का सबसे बड़ा प्रूफ क्या मिला? बिल्कुल सही जवाब है सी, एम्फोरा। और ये रहा फाइनल क्वेश्चन, क्राफ्ट पर्सन्स और मर्चेंट्स की एसोसिएशंस का नाम क्या था? द राइट आंसर इज बी, श्रेणीज। ये कोट पूरे टॉपिक की समरी है। गांव शहर को खिलाता था और शहर गांव को बेटर टूल्स देता था, एक परफेक्ट साइकिल। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले हाई यील्ड एक्सप्लेनर में। चलिए समय में पीछे चलकर देखते हैं प्राचीन भारत के वाइब्रेंट नेटवर्क्स को। क्या आप जानते हैं साउथ इंडियन काली मिर्च को रोम में ब्लैक गोल्ड क्यों कहते थे? ये सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि राजाओं, तीर्थयात्रियों और उनके आइडियाज की कहानी है। ये टॉपिक यूपीएससी और एसएससी दोनों एग्जाम्स के लिए एक फाउंडेशनल चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कहानी शुरू होती है समुद्र तट से, जहां से शक्तिशाली राज्य उभरे। संगम कविताओं में जिक्र है मूवेंदार का, यानी 3 मुखिया, द चोलाज, चेराज और पांड्याज। इनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। 2 पावर सेंटर्स, एक इनलैंड और एक कोस्टल पोर्ट। इन हरी पोर्ट से मसाले, मोती और कीमती पत्थर रोमन एम्पायर तक जाते थे। और थोड़ा ऊपर सातवाहनास दक्षिणापथा यानी सदर्न ट्रेड रूट के मालिक थे। लेकिन जमीनी रास्ते भी कम इंपॉर्टेंट नहीं थे, खास करके लेजेंडरी सिल्क रूट। सिल्क बनाने का सीक्रेट चाइना ने हजारों साल छुपा कर रखा, इसीलिए रूट पर उनका कंट्रोल था। पारस रूट के सबसे मशहूर कंट्रोलर थे कुषाण, जिनका राज्य सेंट्रल एशिया तक फैला था। इनके सबसे फेमस राजा कनिष्का ने बुद्धिज्म को बहुत संरक्षण दिया। और याद रखें, इन रास्तों पर सिर्फ सामान नहीं, बल्कि बड़े बड़े आइडियाज भी सफर करते थे। कनिष्का के टाइम महायाना बुद्धिज्म फैला, जिसमें बुद्ध की मूर्तियों की पूजा शुरू हुई। इसका मेन कॉन्सेप्ट था बोधिसत्व का, ज्ञान प्राप्त लोग जो दूसरों की मदद के लिए रुक जाते। इसे नए बुद्धिज्म को समझने के लिए फाशियन जैसे चाइनीज तीर्थयात्री भारत आए। उसी दौर में हिंदुइज्म में एक नया डिवोशनल पाथ उभर रहा था, भक्ति आंदोलन। इसमें बड़े बड़े यज्ञ नहीं, बल्कि अपने इष्ट देव की भक्ति पर जोर दिया गया। चलिए अब सारे कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते हैं और कुछ एग्जाम रेडी इनसाइट्स देखते हैं। देखिए इनका कनेक्शन। ट्रेडर्स ने पैसा बनाया, राजाओं ने उन्हें प्रोटेक्ट किया और उसी रूट पर आइडियाज फैले। एक कॉमन मिस्टेक ये है कि सिल्क रूट सिर्फ सिल्क के लिए था। नहीं, ये आइडियाज का हाईवे था। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। मूविंदार था कोस्टल किंग्स और कुशांस ने सिल्क रूट कंट्रोल किया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, सिल्क रूट को कंट्रोल करने वाले सबसे मशहूर शासक कौन थे? अगला सवाल, कनिष्का के शासनकाल में बुद्धिज्म का कौन सा नया रूप विकसित हुआ? और आखिरी सवाल, दक्षिणापथा शब्द किस वंश से जुड़ा है? अपने जवाब कमेंट्स में लिखिए। नमस्कार एस्पिरेंट्स, चलिए आज न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स के इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को मास्टर करते हैं। अक्सर सुना है कि गुप्ता पीरियड एक गोल्डन एज था, पर क्या ये सच में सभी के लिए था? आइए पर्दा उठाते हैं। ये रहा हमारा रोड मैप। गुप्ता से लेकर सदर्न किंगडम्स तक सब कुछ कवर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मौर्यन एम्पायर के बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ और इसी ने गुप्तास के राइज के लिए स्टेज सेट किया। हमें इनके बारे में प्रशस्ति से पता चलता है। ये दरबारी कवियों द्वारा राजा की तारीफ में लिखी जाती थीं। सबसे फेमस है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। इसे उनके कोर्ट पोएट हरीशना ने इलाहाबाद पिलर पर लिखा था। समुद्रगुप्ता ने अलग अलग इलाकों के लिए 4 डिफरेंट पॉलिसीज बनाई। ये उनकी पॉलिटिकल जीनियस को दिखाता है। फाउंडर तो श्री गुप्ता थे, लेकिन महाराज अधिराजा का टाइटल लेने वाले पहले रूलर चंद्रगुप्त थे। गुप्तास के बाद नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा नाम है हर्षवर्धना का। इनकी जानकारी बाणा भट्टा की हर्षचरिता से मिलती है। उसी समय साउथ इंडिया में 2 मेजर पावर्स थी, पल्लवास और चालुक्यास। इनके बीच जोरदार टक्कर थी। पल्लवास की कैपिटल कांचीपुरम थी और चालुक्यास की आइहोल। दोनों के बीच रायचूर दोआब पर कंट्रोल के लिए जंग चलती रहती थी। चालुक्य किंग पुलकेशिन II इतने पावरफुल थे कि उन्होंने हर्षवर्धना के दक्षिण अभियान को नर्मदा नदी पर रोक दिया था। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन।
इस दौर में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हेरिडिटरी होने लगे और लोकल लीडर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। और फिर एंट्री होती है समांतास की। ये मिलिट्री लीडर्स थे जिन्हें सैलरी के बदले लैंड ग्रांट्स मिलते थे। सदर्न किंगडम्स में लोकल असेंबलीज काफी पावरफुल थी, जैसे ब्राह्मण्स की सभा और मर्चेंट्स की नगरम। यही समंता सिस्टमिक कमजोरी भी बना। जब भी राजा कमजोर पड़ता, ये समंताज आजाद हो जाते थे। आम लोगों की लाइफ कैसी थी, इसकी झलक हमें फाहियन और कालिदासा के अकाउंट से मिलती है। इससे साफ है कि ये गोल्डन एज सबके लिए नहीं था। छुआछूत और सोशल भेदभाव भी काफी था। मेंस में आपसे ऐसे एनालिटिकल सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको एडमिनिस्ट्रेशन और डिक्लाइन को लिंक करना होगा। चलिए अब फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं। ये की फैक्ट्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। पहला सवाल, हर्षचरिता किसने लिखी थी? सोचकर जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, चालुक्याज ने अपनी कैपिटल आईहोल से कहाँ शिफ्ट की? ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और आखिरी सवाल, गुप्ता पीरियड में समता का मतलब क्या था? ये आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेगा। आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आप दिल्ली के उस लौह स्तंभ के बारे में जानते हैं जिस पर 1500 सालों से जंग नहीं लगा? चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। आज हम एंशिएंट इंडिया के आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर को गहराई से समझेंगे। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम हर टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाए। हमारा फोकस रहेगा गुप्ता एम्पायर, जिसे इंडियन आर्ट और साइंस का गोल्डन एज माना जाता है। ये टॉपिक यूपीएससी और एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। इससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस आते हैं। आयरन पिलर का जंग रोधी होना कोई जादू नहीं, बल्कि एडवांस्ड मेटलर्जी है। हाई फॉस्फोरस कंटेंट एक प्रोटेक्टिव फिल्म बनाता है। स्तूपा सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये बुद्धिज्म में एक पवित्र सिंबल है जिसमें पूजने के लिए रेलिक्स रखे जाते हैं। इन्हें बनाने का तरीका काफी अनुष्ठानिक था, जिसके अंत में प्रदक्षिणा पथ यानी परिक्रमा मार्ग बनाया जाता था। अब बात करते हैं शुरुआती हिंदू मंदिरों की। ये देवी देवताओं के लिए घर के रूप में बनाए गए थे। गर्भगृह मंदिर का आत्मिक केंद्र था, शिखरा उसकी पहचान और मंडपा लोगों के इकट्ठा होने की जगह थी। दोनों में बुनियादी फर्क मकसद का है। स्तूपा में बुद्धिस्ट रेलिक्स हैं, जबकि मंदिर में पूजा के लिए हिंदू देवता। इस दौर में रामायणा और महाभारता जैसे महाकाव्यों को बोलचाल से लिखित रूप दिया गया। पुराण, जिसका मतलब है पुराना, ने आसान संस्कृत में धार्मिक कहानियों को समाज के हर तबके तक पहुंचाया। आम लोगों की कहानियां भी लिखी गईं, जैसे जातकास और पंचतंत्र, जो नैतिकता और राजनीति सिखाती थी। ये दौर सिर्फ कला के लिए नहीं, बल्कि साइंस और मैथमेटिक्स में क्रांतिकारी प्रगति के लिए भी एक सुनहरा युग था। आर्यभट्टा का काम कमाल का था। उन्होंने ग्रहण को साइंटिफिकली समझाया और जीरो की नींव रखी, जिस पर मॉडर्न मैथ्स टिकी है। यूपीएससी के लिए एक एडवांस्ड इंसाइट, रॉक कट केव से स्ट्रक्चरल टेम्पल्स तक का आर्किटेक्चरल एवोल्यूशन समझना बहुत जरूरी है। इनाम गलतियों से बचें। स्तूपा एक रेलिक्वेरी है, विहारा यानी मॉनेस्ट्री नहीं, और पुरानाज सुने जाने के लिए भी थे। एग्जाम के लिए गर्भगृह जैसे टर्म्स और आर्यभट्टा जैसे स्कॉलर्स के साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस पर खास ध्यान दें। चलिए एक झटपट रिवीजन करते हैं। इन की फैक्ट्स को याद रखें, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर स्पेसिफिक डिटेल्स ही पूछी जाती हैं। पहला सवाल, मंदिर का वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? सही जवाब है सी, गर्भगृह। दूसरा सवाल, मशहूर किताब आर्यभट्टिया किसने लिखी थी? और सही जवाब है डी, आर्यभट्टा। आखिरी सवाल, पुराणास किस भाषा में लिखे गए थे ताकि सभी तक पहुंच सकें? सही जवाब सी, सिंपल संस्कृत। ये कोट युग की देन को बिल्कुल सही दर्शाता है, जिसके काम ने आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव रखी। हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ते हैं। इस युग में जीरो के आविष्कार ने मैथमेटिक्स को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया?